कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी प्लेटफॉर्म की जानिब से यूरोपियन हिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज़ के लेक्चर 4A में द एज ऑफ रिवोल्यूशंस के कुछ एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन दबाए आने वाले एजुकेशनल वीडियोस हासिल करने के लिए, वो भी फ्री पीडीएफ के साथ। और हमारे सपोर्ट के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 60 तक हम प्रीवियस 3 लेक्चर्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि आप हिस्ट्री प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और उसका पीडीएफ भी उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, द अमेरिकन रिवॉल्यूशन which led to the independence of the US from British rule began in the year dash। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में 1776 दिया गया है। आप एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं 1765 से 1783 तक ये सारे जंग लड़ा गया था। और यहाँ पर हमने 1776 का डेट इसलिए दिया हुआ है क्योंकि जो 4 जुलाई 1776 को डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस साइन की गई थी, उसी वजह से अमेरिकन रिवॉल्यूशन या इंडिपेंडेंस इसी तारीख को या इसी डेट को कंसिडर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन बिगन इन 1789 विद द स्टॉर्मिंग ऑफ विच फेमस लैंडमार्क इन पेरिस। यहाँ पर अगर आप गिवन ऑप्शन देखें तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी है, बेस्टली प्रिजन। बेस्टली प्रिजन लोग कहते हैं कि ये जस्ट एक सिंबल है। जैसे हमने एक क्विज भी दिया था अपने यूट्यूब के पोस्ट में से, क्विज में से, और उस पर आप कमेंट रीड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि 1789 से लेकर 1799 तक जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई थी, इसमें मुख्तलिफ वाक़यात हुए थे। इसके लिगेसी भी आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ये 1789 में बिगिन हुई थी और 1799 तक चली थी। क्वेश्चन नंबर 63, द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द यूएस यूनाइटेड स्टेट्स वाज प्राइमरली ऑथर्ड बाय। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की हम ऑलरेडी पिछले जो क्वेश्चन नंबर 61 था उसमें डिस्कशन कर चुके हैं। इसको थॉमस जेफरसन ने, जो कि 1743 से 1826 तक अपनी ज़िंदगी गुजार चुके हैं, वो एक अमेरिकन स्टेट्समैन थे, डिप्लोमेट थे, लॉयर थे, और इसके साथ साथ वो अमेरिका के प्रेसिडेंट भी बन गए थे, थर्ड प्रेसिडेंट, और 1801 से लेकर 1809 तक। बाकी डिटेल आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, द स्लोगन ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी रिफ्लेक्ट्स द आइडियल्स ऑफ विच पॉलिटिकल फिलॉसफी। तो इसका गिवन ऑप्शन में से राइट आंसर लिबरलिज्म बन रहा है। लिबरलिज्म इसका राइट आंसर है। बाकी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन में आप इसको रीड कर सकते हैं। मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी वगैरह के बारे में, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में भी यहाँ पर मैंने डिटेल दिया हुआ है। लेकिन ये लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये लिबरलिज्म और जो खासकर वो फिलासफर है जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पॉलिटिकल साइंस के प्लेलिस्ट में, उस पर तो मॉन्टेस्क्यू वगैरह पे, तो वो आप वहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन लिबरलिज्म का जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है ये इसके साथ एसोसिएटेड है। क्वेश्चन नंबर 65, द हेटियन रिवॉल्यूशन which led to the abolition of slavery and independence from France was sparked by a slave uprising in which year? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है 1791। बाकी जो हेटियन रिवॉल्यूशन थी, जो कि एंटी स्लेवरी मतलब जो गुलामी के खिलाफ या जो कॉलोनियलिज्म था, जो कि फ्रांस एंड बरतानिया ने, मतलब जिसको यूके कहते हैं, उन्होंने शुरू कर रखी थी। खासकर जो सेंट डोमिंगी की बात की जा रही है, आजकल उसको हेटी कहा जाता है, जो 1791 में उसको फ्रेंच कॉलोनी से मतलब जो आज़ादी मिली थी वो फ्रेंच की एक कॉलोनी थी। आजकल भी अफ्रीका के मुख्तलिफ ममालिक है जिसको फ्रेंच ने काबू किया हुआ है, चाहे मिलिट्री लिहाज से हो या इकनॉमी लिहाज से हो। तो ये हेटियन रिवॉल्यूशन 1791 में हैपन हुई थी। फ्रांस से इन्होंने आज़ादी हासिल की थी। क्वेश्चन नंबर 66, हु वाज द लीडर ऑफ द हेटियन रिवॉल्यूशन एंड द फर्स्ट रूलर ऑफ एन इंडिपेंडेंट हेट? तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर बी को अगर देखें, जेन जैक्स डिसलेस, ये था जो हेटियन रिवॉल्यूशन का लीडर माना जाता है। और उसके बाद जो इंडिपेंडेंट हेटी का फर्स्ट रूलर था, इन्होंने अपनी ज़िंदगी 1758 से लेकर 1806 तक गुजारी थी। हेटियन रिवॉल्यूशन का लीडर माना जाता है, रूलर ऑफ इंडिपेंडेंट हेटी, यानी फर्स्ट रूलर था। ये उनका अर्ली लाइफ के बारे में आप यहाँ पर कुछ रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कैरेक्टराइज्ड बाय द ट्रांजिशन टू न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस began in which country?
यहाँ पर राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी है, यूनाइटेड किंगडम। इनको यूके कहा जाता है, ब्रिटेन भी इनको कहा जाता है। 18 सेंचुरी के आखिर में और 19th सेंचुरी के स्टार्ट में जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुई थी, इसका आगाज़ बरतानिया से हुआ था, जिसको यूके भी कहा जाता है। बाकी डिटेल आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के मुतालिक। क्वेश्चन नंबर 68, The Industrial Revolution saw the widespread use of which new source of energy? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पे हम बहस कर चुके हैं, यूके से इन्होंने आगाज़ किया था। बाकी डिटेल आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या हुआ था। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन से न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब कि जिससे एनर्जी पैदा की जाती है, वो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया। हालांकि आज तक इस सोर्स का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में अगर आप देखें, कोल जिसको कोयला कहा जाता है, विंड, सोलर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, इसका इंडस्ट्री के साथ बहुत कम, और खैर ये बाद में इसका इस्तेमाल शुरू हुआ। तब जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शुरू हुई थी तो कोल यानी कोयला को बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे थे। इस वजह से एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं CO2 की वजह से। क्वेश्चन नंबर 69, The Congress of Vienna held in 1814-1815 aimed to कांग्रेस ऑफ वियना जो कि 1814-1815 में हुई थी, इसमें कौन सी गोल के लिए कौन से एम रखे गए थे इसमें? तो अगर आप ऑप्शन नंबर ए को देखें, रिस्टोर स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर इन यूरोप आफ्टर द नेपोलियन वार। जो नेपोलियन था, ये एक बादशाह गुजरा है, एक सदर गुजरा है फ्रांस का। 1814-1815 में जो कांग्रेस ऑफ वियना हुई थी, तो उन्होंने स्टेबिलिटी और जो ऑर्डर था, रिट था गवर्नमेंट का, वो यूरोप में नेपोलियन वार के बाद रिस्टोर करना चाहा। कांग्रेस ऑफ वियना का यही मतलब था। नेपोलियन जो कि फ्रांस की जो रिवोल्यूशन थी, फ्रेंच रिवोल्यूशन 1789 से लेकर 1799 तक, अभी हम उस पर डिस्कशन कर चुके हैं। उसके बाद ये सदर बन गए थे। फिर उन्होंने बहुत सारी जंगें लड़ी थी, खासकर यूके के साथ। और फिर जो इनको 1813 में जो वाटरलू की आखिरी लड़ाई थी, उसमें इसको बदतरीन शिकस्त हुई थी। उसके बाद इसके सल्तनत का खात्मा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 70, Which Italian nationalist leader played a crucial role in the unification of Italy in the 19th century? तो उस इटालियन नेशनलिस्ट लीडर का नाम Giuseppe Garibaldi थी। यह नाउन शायद मैं इसको ठीक तरीके से प्रोनाउंसिएशन ना कर सकूं, लेकिन इसी नाम का जो नेशनलिस्ट लीडर था, इटालियन लीडर, इन्होंने इटली के यूनिफिकेशन में बहुत अहम किरदार अदा किया था। देखिए, अगर आप डिटेल देखना चाहते हैं जो हमने दिए हुए हैं, तो यहाँ पर बताया गया है कि कुछ स्टेट्स या टेरिटरी से जो इटालियन पेनिनसुला पे थे, उनको एक सिंगल नेशन में कन्वर्ट करना, उसको इटली का नाम देना। इटली का नाम तो था खैर, लेकिन इटली के एक सिंगल नेशन स्टेट में उसको कंबाइन करना, उस पर रेट कायम करना 19th सेंचुरी में, इसमें से खासकर गिउसेप्पे गैरिबाल्डी ने बहुत रोल अदा किया था। और इसको माना जाता है कि ये एक इटालियन नेशनलिस्ट लीडर थे। बाकी डिटेल आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से बैकग्राउंड को मिला के मैंने यहाँ पर डिटेल आपके लिए लिखी हुई है। अगर यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपको हिस्ट्री के मुख्तलिफ टॉपिक को तैयार करने हैं, आजकल यूरोपियन हिस्ट्री को, तो उसके MCQs को, ये लेक्चर को हम बारी बारी अपलोड करते जा रहे हैं। इसलिए आप कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन दबाएं। बाकी हर एक वीडियो का यहाँ पर PDF लिंक भी मैंने दिया हुआ है, और हम कोशिश करेंगे कि डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दें, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। हिस्ट्री के अलग प्लेलिस्ट में भी आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने सिविक्स के मुख्तलिफ टॉपिक्स को तैयार करना है, तो इस पर हम ऑलरेडी लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं। इसके अलावा सिविक्स का हमने एक अलग प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, जहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी मुख्तलिफ सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट हमने बनाए हुए हैं, जैसे कि इंग्लिश ग्रामर है, जनरल नॉलेज है, जनरल साइंस है, पाकिस्तान हिस्ट्री का अलग है, इस्लामिक हिस्ट्री का हम बहुत जल्द ला रहे हैं। इसके अलावा पेडागोजी हो, इकोनॉमिक हो या पॉलिटिकल साइंस वगैरह का हो, तो हर एक का हमने अलग अलग प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं और वीडियोज़ अपलोड कर चुके हैं। आप सबके कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी से फ्री PDF डाउनलोड कर सकते हैं। हमें YouTube चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन दबाएं। इसके अलावा हमें Facebook पे फॉलो कर सकते हैं और हमारा फ्री WhatsApp ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।